हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता आपके अपने यूट्यूब चैनल सुष्मिता साहित्य क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम कारक पढ़ने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज मेरी आवाज को इग्नोर करना। मुझे जुकाम है। और सबसे पहले हम कारक की परिभाषा पढ़ेंगे। कारक क्या होते हैं? कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा: संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका संबंध क्रिया से ही होता है तथा जो क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है। कारक जो होता है यह संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का रूप होता है जिसका पूरा का पूरा संबंध जो होता है वो किससे होता है? क्रिया से होता है। और यह किसी भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये हमने जाना कारक के कार्य तथा कारक की परिभाषा। कारक के भेद की बात करें तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक: कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण लेते हैं, रमेश ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पे आप एक प्रश्न पूछिए, पुस्तक किसने पढ़ी? तो उत्तर आएगा रमेश ने। तो ये जो रमेश ने है मतलब यहाँ पे ये जो रमेश है यह कर्ता कारक है। ठीक वैसे ही अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। क्वेश्चन कीजिए कि विद्यार्थियों को किसने पढ़ाया? उत्तर आएगा अध्यापक ने। क्या है? यह कर्ता कारक है। अब आते हैं कर्म कारक। कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी जो काम कर्ता करता है उसकी करने का जो प्रभाव या फल जिस पे पड़ेगा उसे कर्म कारक कहेंगे। जैसे रमेश ने सुनील को पढ़ाया। रमेश ने किसको पढ़ाया? सुनील को। तो यहाँ पे सुनील को कर्म कारक है। को जो है ये कर्म कारक है। कृष्ण ने कंस को मारा। अब आप बताओ, कृष्ण ने किसको मारा? कंस को मारा। तो यहाँ पे कर्म कारक है। अच्छा, इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे एक रखा है कि कहना और पूछना अगर ये रहे तो इसके साथ से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। फिर आता है करण कारक। करण कारक जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। तो याद रखिए, इस तीन को एक आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो काम किया कर्ता कारक, काम करने का प्रभाव जिस पे पड़ा कर्म कारक, और काम जिसकी साधन से या फिर जिसके द्वारा किया गया वह करण कारक। जैसे रहीम गेंद से खेलता है, यहाँ पे से जो है यह करण कारक है। आदमी चोर को लाठी से मारता है। आदमी चोर को कैसे मारता है? लाठी से। यानी जो लाठी है यह वह साधन है जिसके द्वारा चोर की पिटाई हो रही है। तो यहाँ पे यह करण कारक है। अब आते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? जिसके लिए क्रिया पूरी की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यहाँ पे याद रखेंगे, करण कारक जो साधन बताए और संप्रदान कारक जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण, सुनील रवि के लिए गेंद लाता है। सुनील किसके लिए गेंद लाता है? रवि के लिए। अमन ने श्याम को गाड़ी दी। अमन ने किसको गाड़ी दी? श्याम को दी। तो यहाँ पे यह संप्रदान कारक होगा। यानी अमन ने गाड़ी किसके लिए लाई? श्याम के लिए लाई। ऐसे ही सुनील गेंद किसके लिए लाता है? रवि के लिए लाता है। तो यह संप्रदान कारक के उदाहरण होंगे। हमारा अगला कारक है आपादान कारक। आपादान कारक है उस कारक को कहते हैं
जिससे संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना प्रकट होता है। यानी जहाँ पे निषेध मतलब अलग अलगाव, जहाँ पे अलगाव का बोध हो वह आपादान कारक है। उदाहरण लेते हैं, वृक्ष से पत्ता गिरता है, पत्ता वृक्ष से गिरता है। अब यहाँ पे जब पत्ता नीचे गिर जाएगा तो जो पत्ता होगा वो वृक्ष से अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आपादान कारक है। ऐसे ही दूल्हा घोड़ा से गिर पड़ा, दूल्हा जो था वो घोड़े पे बैठा था, लेकिन जो दूल्हा है वो घोड़े से अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या है, आपादान कारक है। आते हैं फिर अगला 6 नंबर का हमारा छठा कारक है संबंध कारक। संबंध कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी जहाँ पे संबंध का पता चले वह संबंध कारक है। जैसे राहुल की किताब मेज पर है। अब यहाँ पे देखिए किताब का संबंध किससे है, राहुल से है, तो यहाँ पे संबंध कारक है। या फिर राहुल का संबंध किससे है, किताब से है, तो यह संबंध कारक है। अगला है अधिकरण कारक। संज्ञा की जिस रूप से क्रिया की आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब जिसे आधार का यानी बेस का बोध हो वह अधिकरण है। जैसे माँ घर पर है, माँ कहाँ पे है, घर पर है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक है। घोंसले से चिड़िया है, चिड़िया कहाँ से है, घोंसले से। यानी जिसमें आपको कहाँ प्रश्न का उत्तर मिले वह जो है वो अधिकरण कारक कहलाता है। अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक ऐसे कारक होते हैं जिस रूप से यह भी संज्ञा और सर्वनाम के ही रूप होंगे जिससे किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है, वह संबोधन कारक होता है। जैसे हे, अहो, अरे, अजी, अरे, अजी। अब यहाँ से क्या है, इन शब्दों का प्रयोग करके हम किसी को बुलाते हैं, तो यहाँ पे यह संबोधन कारक कहलाएगा। विभक्तियों के प्रयोग की बात करें तो हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि जो होती है वह निश्चित होती है। तो इस तरह विभक्तियां कारक की दो प्रकार की होती है। एक होती है विलिष्ट। विलिष्ट होती है वो जो संज्ञाओं के साथ जो विभक्तियां आती हैं उन्हें विलिष्ट विभक्ति बोलते हैं। और एक होती है संलिष्ट विभक्ति। तो संलिष्ट विभक्ति ऐसी विभक्ति होती है जो सर्वनाम के साथ आती है। ये दोनों कारक की विभक्तियां होंगी। विलिष्ट संज्ञा के साथ आएगी और संलिष्ट सर्वनाम के साथ आएगी। एक बार हम कारक एवं उनकी विभक्तियां देख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो याद करने में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मैंने रखा है सबसे पहले कारक और यहाँ पे मैंने उसकी विभक्तियों को रखा है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण ने पर और संबोधन ही अरे अहो अजी। जैसे देखिए एक बड़ी विभक्ति कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अहो जी। तो ये था कारक। आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो और ये जो वीडियो लेक्चर है आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। हमें कमेंट सेक्शन में आप बताएं अगर कोई क्वेरी हो या फिर मेरे लिए कोई आपके पास सुझाव हो। दोनों ही स्थिति में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लाने का। शेयर करें अपनी जरूरतमंद दोस्तों के साथ एवं फैमिली के साथ। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।